हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय मैं 100 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ करा रही हूँ, जिसका मेन पर्पज़ आपका अपकमिंग यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और आप समझ लीजिए किसी भी स्टेट का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है वो इस एमसीक्यू सीरीज़ से आपका सॉल्व होगा। और अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और क्रिमिनल लॉ यानी आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, इंटरनेशनल लॉ के 2 पेपर्स यानी कि 200 क्वेश्चन तक हमने पूरे सॉल्व किए हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखा है अभी तो। और आज जिस सब्जेक्ट पे मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ दैट इज़ सीपीसी। ठीक है, तो सीपीसी देखिए क्या होता है कि बच्चों को काफ़ी डर लगता है सीपीसी से। उन्हें लगता है कि इसमें सेक्शंस भी हैं, इसमें ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, इसमें क्या क्या पढ़ें। और अगर सिर्फ सीपीसी पढ़ने बैठ जाए तो मेरे बाकी लॉ के सब्जेक्ट छूट जाते हैं, मेरा जीके और जीएस का सारा पार्ट छूट जाता है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी, क्योंकि देखिए अभी अभी का क्या सिचुएशन है कि अभी तो टाइम ही कम है हमारे पास। ठीक है, कम टाइम बचा है। और अगर टाइम ज़्यादा भी होता, ठीक है, ज़्यादा होता तो चलिए ठीक है, कंसेप्ट पढ़ लिया और उसके बाद फिर बेयर के सेक्शंस देख रहे हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। बट क्योंकि अभी टाइम तो कम है ही ना, तो अभी अगर सीपीसी में आपके हाथ तंग है थोड़े, तो आपको कैसे करना है उसका मैं पहले आपको थोड़ा तरीका बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए सीपीसी स्पेशली क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे इस पे कहीं भी मैं देखती हूँ तो सीपीसी के लिए बोलते हैं कि मुझे याद नहीं होते, रूल्स नहीं, सेक्शंस नहीं, ये सब। देखो पहली चीज़ तो ये दिमाग से आप हटाइए कि सीपीसी कोई बहुत बड़ी चीज़ है ना, कि मतलब बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत कन्फ्यूजिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। सीपीसी बहुत ही सिस्टमैटिक सब्जेक्ट है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपके पास बेयर एक्ट हो तो आप बेयर एक्ट अभी उठा के देख सकते हैं, और बेयर एक्ट में आप डायरेक्टली आ जाइए ये ऑर्डर्स वाले पार्ट पे। ठीक है, एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, आप इसको ज़रूर से करके देखिए तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा कि सीपीसी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बहुत कठिन सा और बहुत कंफ्यूजिंग सा सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, तो मैं क्या बोल रही हूँ, आप ऑर्डर्स ओपन करके देखेंगे। देखिए सबसे पहला ऑर्डर किस चीज़ के बारे में बात करता है? पार्टीज टू सूट। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे कोई भी सूट है ना, तो उसमें 2 पार्टी तो होंगी ना, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, तभी कोई सूट फाइल किया जा सकता है। सूट आया ही क्यों, उसको 2 पार्टीज लेके आई हैं, अदरवाइज कोई सूट क्यों होगा? सूट एज इन कि कोई वाद क्यों किसी के बीच में आएगा? और अगर कोई वाद आ ही रहा है, कोई प्रॉब्लम आ ही रही है, तो 2 पार्टीज तो एटलीस्ट होंगी उसमें ना, जो आपस में लड़ी होंगी, झगड़ी होंगी, या जो भी उनके बीच में रीज़न हो, है ना। ये तो ऑर्डर 1 आपको बताता है। ऑर्डर 2 देखो, ऑर्डर 2 बोलता है फ्रेम ऑफ सूट। मतलब पहले तो आपको ये बता दिया गया कि कौन कौन होंगी पार्टीज इन द सूट। ठीक, फिर आपको बता दिया गया कि फ्रेम ऑफ सूट, अब वो जो सूट फाइल आप करने जा रहे हो उसकी फ्रेमिंग कैसी होगी। ठीक है ना, किस उसमें क्लेम्स, कैसे क्लेम्स आपको इंक्लूड करने हैं, अगर कॉज ऑफ एक्शन है तो क्या आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, मतलब बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ वो आपके इस ऑर्डर के अंदर में। फिर आप देखो ऑर्डर 3 क्या बोलता है कि जैसे पार्टीज टू सूट की बात की ना, अब मान लीजिए प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, और इनमें से कोई एक है जो नहीं प्रेजेंट रह पा रहा है, तो उसका सूट आगे कैसे बढ़ेगा? तो उसके लिए उनके पास कुछ एजेंट्स रख दिए गए, एजेंट्स या फिर प्लीडर्स, यानी कि जो वकील होते हैं उनको प्लीडर्स बोला जाता है। तो उनका क्या रोल रहेगा, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, ये सारी देखिए अभी मैं बहुत सुपरफिशियली बता रही हूँ। ठीक है ना, सिर्फ ऑर्डर्स का नाम आपको बता रही हूँ, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सीपीसी सिस्टमैटिक वे में है। सीबीसी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत हौच पौच या हेवायर है कि समझ ही नहीं आ रहा है हमको। आपके दिमाग में सिर्फ एक फितूर होता है और कुछ नहीं है। फिर देखिए ऑर्डर 4 क्या बात करता है कि अब सूट मिल गया, पार्टीज मिल गई, ठीक है, फ्रेमिंग कर ली सूट की, और हमने ये व्यवस्था भी कर ली कि मैं प्लेंटिफ और मैं डिफेंडेंट अगर नहीं जा पाएंगे तो हमारी जगह पे हमारा एजेंट चला जाएगा, और जो वकील साहब है उन्हें क्या क्या करना है। उसके बाद हमने क्या बोला, हमने ये कहा कि जो सूट है वो इंस्टीट्यूट कैसे होगा? भाई सूट तो हमने बना लिया, अब उसको फाइल भी तो करना है। तो हाउ हाउ विल आई फाइल द सूट, हाउ विल आई इंस्टीट्यूट दैट सूट? तो उसके बारे में ऑर्डर 4 आपको बताता है। अब सूट अगर फाइल हो गया तो कोर्ट सबसे पहले क्या करती है? इशू करती है ना, समन वमन भेजती है। ये तो हमने सीआरपीसी में भी पढ़ा है, सारी जगह पढ़ा है। तो समन्स के बारे में देखो ऑर्डर 5 आपका बात करता है। उसके बाद आ गया आपका ऑर्डर 6 आपको क्या बताएगा? प्लीडिंग्स के बारे में बता रहा है। फिर आ जाता है आपका ऑर्डर 7 बताता है कि प्लेंट क्या होता है। ठीक है ना भाई, प्लेंट कुछ है तो है ना, प्लेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट है, उसको मिला के सूट बनता है। तो फिर प्लेंट होता क्या है? जहाँ प्लेंट बताया ऑर्डर 7 में, उसी के जस्ट बाद बता दिया कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। उसी के साथ साथ आपको सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, ये सारी चीज़ें बता दी। देखिए अभी मैं सारे ऑर्डर्स आपको नहीं बताने जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बस एक रफ आइडिया के लिए, जस्ट फॉर योर बेनिफिट, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स देखते हैं सिर्फ अभी जो लेटेस्ट वीडियोस बना रही हूँ मैं उस पर नहीं, बट क्योंकि कई टाइम मतलब काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो सीपीसी को लेके दे आर वेरी मच अंडर कॉन्फिडेंट
कि मैम सीपीसी नहीं होती हमसे, तो पहली चीज़ मैं यही कहूँगी कि आप अपने दिमाग से ना ये चीज़ हटाओ कि सीपीसी टफ़ है। टफ़ तो बिल्कुल नहीं है। टफ़ बस आपका अपना मेंटल स्टेटस है। आप थोड़ा सा उसको पहले तो यही सोचिए कि बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत आसान है, और उसको बहुत जनरली पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जनरली एज इन जैसे स्टोरी होती है ना। आप ये मत सोचो कि बहुत टेक्निकल है और टेक्निकलिटी से पढ़ना है। नो, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो उसके बाद थोड़ा सा आपका इजी हो जाएगा। और क्योंकि देखिए अभी टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो इसमें फिर आप कंसेप्ट्स पे ज़्यादा नहीं जाइए, वो ज़्यादा आपके लिए एडवाइजेबल है। आपको पहले से आता है देन इट्स वेरी गुड। उन बच्चों की बात हो रही है जो अभी नए हैं, हो सकता है उनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए बता रहे हैं। तो अभी आपको अपना मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है। मैक्सिमम आउटपुट वो चाहे पुराने बच्चे हो चाहे नए बच्चे हो, उनका निकलेगा ऐसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करें। और यही चीज़, यही पर्पस सर्व करने के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो अभी चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मुझे लगा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, थोड़ा सा आपका, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और सीपीसी जैसे सब्जेक्ट से अपना डर हटाएं। इतना कठिन नहीं है ये। और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा, क्योंकि देखिए टाइम भी बहुत ज़्यादा फिर लग जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कंटेंट हम अच्छा प्रोवाइड ना करें। और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जहाँ जहाँ मुझे याद आ जाएगा या जहाँ पे भी ज़रूरी लगेगा, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट ऑल्सो, या कुछ एडिशनल बताना होगा तो वो भी बताऊँगी, जैसे कि प्रीवियस वीडियोज़ में कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ कुछ बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं मैम इसमें 4 ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शन है, गलत है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि ये जो मतलब टेस्ट पेपर आपके सामने है, पूरी टीम टारगेट फॉर आईक्यू की पूरी टीम इसमें काम करती है, कोई एक आदमी नहीं प्रिपेयर करता। तो उसमें ऐसा होता है कि कोई जैसे टाइप किया, किसी ने क्वेश्चन सेलेक्ट किए और किसी ने फिर टाइप किया, और उसके बाद वीडियो देखिए मैं बना रही हूँ इस तरह से। तो उसमें क्या हो जाता है ना कि थोड़ा बाई मिस्टेक भी चीज़ें होती हैं, वो अवॉइड करना आना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपका फोकस ये होना चाहिए, 4 ऑप्शन नहीं। मैं तो कह रही हूँ अगर हर क्वेश्चन में आपको 6 6 7 7 ऑप्शन भी दे के रखा है, आपका पर्पस तो ये होना चाहिए ना कि विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको वो पता चले, दैट्स इट। आपको क्या मतलब है इससे कि इसमें मैम 4 नहीं, इसमें 5 ऑप्शन, इसमें 6 ऑप्शन दे के रखे हैं, 6 ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, एवरी वन नोज दैट। बट आपका एम थोड़े ना ये है कि आप ये देखो कि 4 ऑप्शन है कि 6 ऑप्शन है। आपने ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और वो सही क्यों है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब मैच्योरली काम करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं, देखिए जो जो क्वेश्चन आपने बोला कि ये मतलब मैम गलत गलत हो गया है या कुछ ऐसा, तो आई मैंशनड दैट इन द कमेंट सेक्शन। और उसमें अगर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं मेंशन किया है तो इसका मतलब आप समझ लो कि वो सही है, और फिर भी अगर आप उसको रिसर्च कर लीजिए फिर भी लगता है गलत है, आप दोबारा से कमेंट करिएगा, देन आई विल सी। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, उसमें जो क्वेश्चन बताया गया कि मैम ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो गया है, तो उसको मैंने रीचेक किया। उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस मुझे लगा कि नहीं ये ठीक है, तो फिर उसको मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया। बाकी वो इंटरनेशनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट में जो क्वेश्चन गलत हो गया था उसको कमेंट में मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम विच डेट सीपीसी 1908 बिकेम ऑपरेटिव। किस डेट से सीपीसी ऑपरेटिव हुई है, तो इसकी जो डेट ऑफ ऑपरेशन है दैट इज़ 1 जनवरी 1909, ठीक है। ये तो याद ही रखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सेकेंड इज द डिक्री कैन बी प्रिलिमिनरी, फाइनल, फर्स्ट प्रिलिमिनरी देन फाइनल, ईदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। देखिए आंसर तो इसका 4 है, ईदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। लेकिन मैं आपको पहले डिक्री के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। देखिए डिक्री कहाँ पे है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, ठीक है। डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2। डिक्री क्या होती है, आप बेयर एक्ट में देखोगे तो एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे के रखी है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, देखो जो सबसे पहला टर्म है दैट इज़ फॉर्मल एक्सप्रेशन। अब मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बता देती हूँ फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब ये समझ लो कि जिस चीज़ को ना, जैसे क्या होता है, मेरे मन में आया एक थॉट, मेरे मन में ये थॉट आया कि मुझे कुछ बताना है सामने वाले को, तो मैंने उसको क्या किया, रिटन फॉर्म में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख के आपको दे दिया। तो ये जो मैंने रिटन फॉर्म में इसको लिखा है ना, दैट इज़ द फॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड टर्म जो डिक्री में इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब क्या होता है, जब कोर्ट अपना लीगल माइंड किसी इशू पे यूज़ करती है, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ, एडजुडिकेशन मतलब जब कोर्ट अपना लीगल माइंड किसी भी इशू पे यूज़ करती है तो हम उसको बोलते हैं एडजुडिकेट करना, मतलब यूज़ ऑफ द लीगल माइंड ऑन एनी टॉपिक और एनी इशू, ठीक है। ये हो गया आपका एडजुडिकेशन। उसके बाद देखिए
अब ये सारी चीज़ें करके कोर्ट कर क्या रही है, तो ये डिटरमाइन कर रही है, क्या कर रही है, राइट्स ऑफ द पार्टीज विच कॉन्क्लूसिवली, इसमें एक टर्म यूज है विच कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस राइट्स ऑफ द पार्टीज। कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन करने का मतलब ये होता है कि फाइनली उसको डिटरमाइन करी, कॉन्क्लूड कर दे रही है। डिटरमाइन करना मतलब उसको तय कर ले रही है, या मतलब जो भी अप्रोप्रिएट टर्म हो, तो यानी उसको ठीक है, कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन क्या चीज़ डिटरमाइन करती है, राइट्स ऑफ द पार्टी। अब अधिकार उनके जो वो डिटरमाइन कर रही है, मतलब उसको बता रही है वो किस चीज़ में, जो भी मैटर इन कंट्रोवर्सी था, इसका मतलब जो भी वाद जो जिस भी मैटर पे वाद आया था, ठीक है ना, उस मैटर से रिलेटेड वो उनके राइट्स को कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन कर रही है, तो वो चीज़ होती है डिक्री। ठीक है, डिक्री की डेफिनेशन में ही आपको दिख जाएगा कि डिक्री देखिए दो तरह की होती है। प्रिलिमिनरी, जैसे अभी हम प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो एक प्रीलिम्स डिक्री आप समझ लो, और एक फाइनल डिक्री होती है। तो डिक्री दोनों तरह से आ सकती है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, या तो प्रिलिमिनरी होगी या फिर फाइनल होगी, या फिर मतलब एक फाइनल डिक्री। ये मतलब वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई पहले, अच्छा प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब ये होता है कि कुछ राइट्स डिटरमाइन कर दिए कोर्ट ने, कुछ राइट्स पे उनका डिसीजन आ गया, बट कुछ राइट्स अभी बचे हैं, कुछ मैटर इन इश्यूज अभी बचे हैं जिन पे उनको अपना दिमाग यानी एडजुडिकेशन उन्हें करना है। तो ये जितनों पे उनका अपना जो लीगल माइंड है वर्क कर जाता है, उस पर वो ऑर्डर्स या जो भी एक फॉर्मली एक्सप्रेस करना चाहते हैं पास कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री। और जितने मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी अभी बचे हैं उस पर बाद में डिसीजन आएगा, तो उसको बोलते हैं हम फाइनल डिक्री। ठीक है, तो सेक्शन 2(2) के हिसाब से डिक्री आपकी पार्टली हो सकती है, फाइनल हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल हो सकती है। इस तरह से सारी चीज़ें उसमें दी हैं। ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी डिक्री के बारे में, मैंने जो आपको बताया। अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी लेंदी टॉपिक डिक्री को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे एंगल्स ही कवर करता है। पर आपके एग्जाम के लिए भी देखिए, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिए सेक्शन 2(2), बल्कि डेफिनेशन क्लॉज के बहुत आपको सारे ही डेफिनेशन याद रखनी पड़ेंगी, एक दो को छोड़ के सब याद करना है, तो आप सब कुछ ही याद कर लो। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको याद करती है कि डिक्री क्या चीज़ इंक्लूड करती है और डिक्री क्या चीज़ एक्सक्लूड करती है। मतलब देखिए, मैं हिंदी में जहाँ जहाँ याद आ रहा है ना आपको बताती चल रही हूँ। बाकी फ्रेमिंग ऑफ द टेस्ट पेपर इंग्लिश में हुआ है, तो दैट इज़ नॉट इन माय हैंड्स। मुझे जैसे जो इंस्टीट्यूशन है उसकी तरफ से जो प्रोवाइड किया जाता है, मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ, तो इट्स नॉट इन माय हैंड्स। बट मेरे हाथ में ये है कि अभी जैसे मैंने इंक्लूड बोला, तो मैं इसको अब आपको, मुझे ध्यान आ गया तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे डिक्री किन चीज़ों को शामिल करती है और डिक्री किन चीज़ों को शामिल नहीं करती है, एक्सक्लूड करती है यानी निकालती है। मतलब इतना टिपिकल मैं नहीं बोलूँगी, मैं आसान भाषा में बोलूँगी जो आपको समझ में है। मतलब कहने का ये था, ऐसी कौन कौन सी डिसीजंस हैं, ऑर्डर्स हैं जो अगर आ गए तो हम समझेंगे कि ठीक है ये डिक्री में इंक्लूड होगा, डिक्री इस चीज़ को अपने अंडर शामिल करेगी। और कुछ ऑर्डर्स हैं ऐसे आ गए जिसको हम बोलेंगे कि नहीं ये डिक्री नहीं होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिक्री एक्सक्लूड करती है। अब मैं कुछ आपको चीज़ें बता देती हूँ कि जो डिक्री होती हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको आगे क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। अभी ये है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊँ। देखिए, कुछ कुछ ही पॉइंट्स बताएंगे, बाकी बहुत सारे हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे डिसीजन आया है, ठीक है, अभी कोई डिसीजन आया एंड ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट आ गया तो ये कंसिडर किया जाता है, ये डिसीजन एज अ डिक्री कंसिडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी भूल जाना, ये नहीं भूलना कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिक्री एज अ डिक्री कंसिडर किया जाता है। मैं इसको थोड़ा साफ लिख देती हूँ। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अगर हुआ है, ये आपकी डेफिनेशन में भी है, ठीक है, अगर प्लेंट को रिजेक्ट करने का ऑर्डर आया है, डिसीजन आया है कोर्ट का, तो ये डिक्री माना जाएगा। ठीक, अगर डिसमिस की जाती है आपकी अपील, ठीक है, अपील का डिसमिसल होता है एज टाइम बार्ड, टाइम बार हो गया मतलब टाइम क्रॉस हो गया, तो आपकी अपील डिसमिस कर दी गई, ये भी आपकी डिक्री होगी। ठीक है ना, उसके बाद कुछ चीज़ें बताती हूँ कि जो डिक्री नहीं होंगे, जैसे कि सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपके बैरक में भी है, अगर डिसमिस की जाती है अपील फॉर डिफ़ॉल्ट, दो चीज़ें ध्यान रखना है। थोड़ा टाइम लगेगा आज के पेपर में, पर आप पेशेंस बना के रखिए, आपको मदद ज़रूर मिलेगी इससे, और काफ़ी कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे साथ साथ। डिसमिसल दो तरह का है, रुकिए थोड़ा सा हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बनती इस पर। डिसमिसल, ठीक है, एक डिसमिसल किसका, ऑफ अपील का। अपील जो है डिसमिस हो गई, एक इस ग्राउंड पे हो गई कि टाइम बार हो गया था, टाइम क्रॉस हो गया था, अब टाइम नहीं बचा था, आप पहले क्यों नहीं आए, इस वजह से अपील डिसमिस कर दी गई। दूसरा डिसमिसल हुआ
किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से। डिफ़ॉल्ट किसी भी तरह का हो सकता है, दैट इज़ नॉट एक्सप्रेसली गिवन हियर। तो क्या होता है, अगर डिफ़ॉल्ट की वजह से अपील डिसमिस हुई है, ये डिक्री नहीं माना जाएगा। बट टाइम बार हो गया, इस वजह से आपकी अपील डिसमिस हुई, तो ये डिक्री माना जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल करके यहाँ पे बताया आपको। अभी देखो, उसके बाद जैसे कि प्लेंट है, अगर वो रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है, अगर प्लेंट है उसे रिटर्न कर दिया जाता है कि आप इसको किसी प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट करिए, तो वो भी डिक्री नहीं माना जाता। ठीक है ना। अब कोई ऑर्डर आया है, एन ऑर्डर ऑफ सेटिंग असाइड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। सेटिंग एक ऑर्डर आता है, सेट असाइड कर देता है आपका रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, तो ये भी डिक्री नहीं माना जाता। आपको देखिए इस तरह से याद रखना पड़ेगा। ये आपकी डेफिनेशन क्लॉज में ए और बी करके दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा ये चांसेस है कि ये डिक्री होगा या डिक्री नहीं होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करती हूँ। इसमें देखिए बहुत लिमिटेड चीज़ें ही आपको बताई हैं, टाइम कंस्टेंट है, आप समझ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा है, तो अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट देखते हैं, अ डिक्री कैन बी ईदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। ठीक है, अ डिक्री बिकम्स फाइनल, कोई भी डिक्री फाइनल कब हो जाती है? ठीक, इट कंक्लूसिवली डिटरमाइज द राइट्स ऑफ द पार्टीज, नो अपील हैज़ बीन प्रिफर्ड अगेंस्ट द डिक्री बोथ ए एंड बी। तो डिक्री फाइनल तब मानी जाएगी, फर्स्ट थिंग, कि जब वो कंक्लूसिवली, यानी कंक्लूड करना मतलब पूरा कंप्लीटली, किसी भी जो पार्टीज़ थी ना, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, उनके राइट्स को कंप्लीटली जब डिटरमाइन कर लेती है, पूरी तरह से उनका जो भी मैटर इन इशू था उसको सॉल्व कर देती है तब। और दूसरा, उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं फाइल की गई, तब ऐसे केसेस में बोला जाता है कि डिक्री फाइनल है, यानी अब उसमें आगे कुछ भी नहीं करना है। मतलब आगे की प्रोसीडिंग्स, एग्जीक्यूशन वगैरह की बात अलग है, बट डिक्री फाइनल है। ठीक, प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास्ड इन अ सूट। अब देखिए आ गया ना कि प्रिलिमिनरी डिक्री इस तरह की किस सूट्स में पास की जा सकती है। देखिए ये भी एक चीज़ है, ठीक है, ये भी एक ग्राउंड है। जैसे आपको पहली चीज़ ये देखना है कि कौन कौन से डिसीजन हैं जो डिक्री हैं, कौन कौन से डिसीजन है जो डिक्री नहीं माने जाते। उसी तरह एक और एक सेट होता है, उस सेट में आपको ये देखना होता है कि कौन कौन से केसेस हैं जो एज ए प्रिलिमिनरी डिक्री कंसिडर किए जाएंगे, यानी फॉल करेंगे इन द कैटेगरी ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री। इसमें भी मैं आपको कुछ कुछ बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई सूट फाइल किया गया है फॉर पोजेसन फॉर मेन प्रॉफिट्स, मेन प्रॉफिट्स के पोजेसन के लिए सूट फाइल किया गया, ऑर्डर 20 रूल 12। बेसिकली आप देखेंगे तो ऑर्डर 20 ना, ऑर्डर 20 में रूल 12 से लेके 18 तक जितने भी चीज़ें दी हैं ना, वो सब प्रिलिमिनरी डिक्री हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया सूट फॉर पोजेसन ऑफ मेन प्रॉफिट्स, ठीक, मेन प्रॉफिट्स हो गया। और सूट अगर प्रीएम्पशन के लिए सूट फाइल किया गया है, ये आपका मिल जाएगा ऑर्डर 20 रूल 14 में। ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को ख़त्म करने के लिए सूट फाइल किया गया, ये भी प्रिलिमिनरी डिक्री की तरह कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सूट्स फॉर पार्टीशन एंड सेपरेशन, पार्टीशन का जो सूट होता है उसको भी हम प्रिलिमिनरी डिक्री की तरह मानते हैं। और जैसे अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताऊंगी, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे हमने पढ़ा है टीपीए में मॉर्गेज, ठीक, फोरक्लोजर, ठीक, सेल, पार्टीशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिक टाइप का आपको बता रही हूँ कि अगर आपको सीपीसी में ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि सूट्स फॉर, इन ये टर्म्स इसमें यूज हुए, सूट्स फॉर मॉर्गेज, सूट्स फॉर रिडेम्पशन, सूट फॉर फोरक्लोजर और सूट फॉर पार्टीशन, तो ये सारा एक प्रिलिमिनरी डिक्री माना जाएगा। ठीक, इसको आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये मतलब दिया हुआ है बुक में कि ये प्रिलिमिनरी डिक्री होंगी, तो उसका ही मैंने एक शॉर्ट आपको एक ट्रिक टाइप का बता दिया। तो ये जो क्वेश्चन था, देखिए, प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास इन द सूट फॉर पार्टीशन, फॉर पार्टनरशिप, फॉर पोजेसन एंड मेन प्रॉफिट्स। तो ये इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सारे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेशंस डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिक्री। वही सेम चीज़ है कि कौन कौन से डिटर्मिनेशंस हैं जो डिक्री में नहीं कवर होते हैं। एन एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइज द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू सम ऑफ द मैटर्स इन इशू बिफोर द कोर्ट। तो ये तो डिक्री की डेफिनेशन ही है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट मैंने कहाँ देखा था, ये डिक्री में आता है या नहीं आता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ये डिक्री में आता है, मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले। डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन
अंडर सेक्शन 14 ऑफ द सीपीसी ये भी डिक्री आता है। बट जैसे देखिए डिसमिसल ऑफ सूट फॉर डिफ़ॉल्ट, मैंने बोला था ना कि डिफ़ॉल्ट के लिए अगर कोई सूट डिसमिस हो रहा है, ठीक है, या उसकी अपील भी डिसमिस हो रही है, तो वो डिक्री कैटेगरी में नहीं आएगा। बट अगर टाइम बार्ड है, इस वजह से कोई सूट डिसमिस हो जा रहा है या उसकी अपील डिसमिस हो जा रही है, तो वो डिक्री की कैटेगरी में आएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिक्रीज, इसमें से कौन कौन डिक्रीज हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन। ऑर्डर फॉर अबेटमेंट ऑफ अ सूट, ये तो मैंने आपको पहला ही पॉइंट बताया था, ये भी डिक्री है। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, ये भी डिक्री है। डिसमिसल ऑफ सूट फॉर वांट ऑफ एविडेंस, तो 2 ऑप्शन हो गए, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन 6 ही होगा, मतलब 4 ही होगा कि ये सारे ही डिक्री की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द सीपीसी डिफाइंस मीन प्रॉफिट्स, तो डेफिनेशन क्लॉज क्या है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सारे ही आप याद कर लेना। 2 में क्या है, 2 में क्या है, 2 मतलब ये बिल्कुल छोड़ना नहीं आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये समझ लीजिए एक आउट क्वेश्चन टाइप का भी होता है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपका मीन प्रॉफिट्स कहाँ पे है, सेक्शन 2(12) में। इसके साथ साथ हम ये देख लेते हैं, देखिए सेक्शन 2(4) इसमें क्या है, इसमें आपका बताया गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक, आप डायरेक्ट साथ में रखिए, आप क्रॉस चेक करते चलिए उसको याद करते चलिए। 2(6) में क्या है आपका, फॉरेन जजमेंट। ठीक, फॉरेन जजमेंट। 2(14) ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका बात करता है ऑर्डर का। और 2(12 तो मेन प्रॉफिट्स है ही। अच्छा, ऑर्डर 2(12 में है, तो आपका जजमेंट ये भी दिया हुआ है यहाँ पे। जजमेंट कहाँ है, तो 2(9) में। ठीक है, तो आप 9 के साथ 12 को भी याद कर सकते हैं कि जजमेंट 9 में है, और 2 दैट इज 6, इट वॉज 6, 2(14), हाँ 2(14) जो है दैट इज ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जजमेंट अंडर 2(9) ऑफ द सीपीसी मीन्स, जजमेंट का मतलब क्या होता है, डिक्री, डिसमिसल ऑफ अपील समैरिली, स्टेटमेंट्स ऑफ ग्राउंड ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री। तो ये डेफिनेशन से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है, डेफिनेशन याद रहेगी तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट्स ऑफ ग्राउंड्स ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9, अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर द सीपीसी मीन्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब होता है, कहाँ डिफाइंड है, 2(11) में। ठीक, इसके साथ साथ किस सेक्शन में दिया है, सेक्शन नंबर 50, तो आपको 2(11) और इसके साथ सेक्शन 50, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है अ को शेयरर ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग टू द पार्टीज टू द सूट, अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड, अ रिलेटिव ऑफ द पार्टीज टू द सूट, या ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, तो सेक्शन 2(11) में ही आपको देख के समझ में आ जाएगा। इसकी जो सबसे फर्स्ट लाइन है वही बोलती है, मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिजीज्ड। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका एसेंशियल मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये मेन आई मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो यही है, दैट अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द डिजीज। स्टेट मतलब यहाँ पे होती है प्रॉपर्टी। ठीक है ना, प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं, द टर्म प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 216, इसका क्या मतलब होता है, प्रेस्क्राइब बाय कोर्ट, सोसाइटी, रूल्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो मतलब बहुत ही आसान है, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेस्क्राइब बाय रूल्स। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। फिर 11 देखते हैं, सेक्शन ऑफ द सीपीसी प्रोसीजर डील्स विद, इसमें देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है कि इसमें ये नहीं बताया कि कौन सा सेक्शन, इससे बस डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दिया। तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस क्या था एक्चुअल क्वेश्चन। हम क्या देख लेंगे, स्टे ऑफ सूट, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स और डेफिनेशन। तो देखो स्टे ऑफ सूट कहाँ पे दिया है, सेक्शन 10। ठीक है, ठीक, ये आपका स्टे ऑफ सूट एकदम डायरेक्ट लिखा हुआ है ये। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन आपका सेक्शन 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट ये कहाँ पे है, 3, और डेफिनेशन आपको पता है 2 में। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन में पूछा हो, अभी हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये लगे मैम उस सेक्शन तो लिखा ही नहीं था, उससे आपको क्या मतलब है। आपको आप ये बताओ ना पहले कि आपको ये याद है कि स्टे ऑफ सूट कहाँ है, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन कहाँ, कौन से सेक्शन में, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट कौन से सेक्शन में, और डेफिनेशन कौन से सेक्शन में। इस पर फोकस करेंगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। फालतू चीज़ों पर ध्यान देंगे तो दिमाग वैसे भी डिस्टर्ब ही हो जाता है, वो नहीं करना है ना आपको। अच्छा, 12 देखते हैं, बाय विच जजमेंट द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट्स मेड इन द सीपीसी ऑफ 1999 एंड 2002। ये बहुत ही लीडिंग केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, हम सबको इसका नाम ज़रूर पता होना चाहिए। एंड द केस वॉज सेलेम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सालेम एडवोकेट्स का जो केस था ये 1999 और 2002 के अमेंडमेंट से रिलेट करता था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ
CPC पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो सेक्शन 6 अभी हमने ऊपर देखा, यही फ़ायदा होता है ना जब आप थोड़ा सा ऐसे नहीं है कि तुरंत भागने लगते हैं। आपने ये देखा स्टे ऑफ सूट था, तो हम एक बार देख लिए स्टे ऑफ सूट कहाँ पे था, तो सेक्शन 10, पिक्यूनरी 6, सबऑर्डिनेशन 3 और डेफिनेशन क्लॉज 2। बस काम खत्म यहीं पे, है ना। All civil courts have jurisdiction to try all suits of civil nature except suits of which their cognizance is expressly not barred। ठीक, all suits of civil nature except suits of which their cognizance is impliedly not barred। all suits of civil nature except suits of which their cognizance is expressly or impliedly barred। देखिए क्या बोलते हैं ना, बेयर एक्ट में जो भी सेक्शन है उसकी लैंग्वेज को बार बार आपको पढ़ने के लिए इसलिए बोला जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे। कब? जब आपने कुछ नहीं किया है, बहुत दिमाग नहीं लगाए, आपने बस रीड किया है, बट कई बार रीड किया है। अब ये जो ऑप्शन था ना, ये देखिए ना किस तरह से आपको बार बार एक एक टर्म पे नॉट बार्ड, उसमें भी एक्सप्रेसली नॉट बार्ड, फिर इसमें बोला इम्प्लाइडली नॉट बार्ड, पर करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या निकल के आया, दैट इज़ लास्ट वन। तो ये होता है, इसलिए आपको बार बार कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बस लैंग्वेज ही पढ़ लो बेयर एक्ट की, कुछ नहीं, उससे भी आपके क्वेश्चंस निकल ही जाएंगे। सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 15। असर्शन क्या बोलता है? अ सिविल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। रीजन, द कॉग्निजेंस ऑफ अ सिविल सूट शुड बी एक्सप्रेसली बार्ड। देखो ये कहाँ से दिया है, पहले तो ये जानेंगे। ये आपका सेक्शन 9 से ये लैंग्वेज उठाइए साफ साफ। सेक्शन 9 क्या बात करता है? कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। बट जो उसका जो बार है यानी जो रोक है वो दो तरह की चीज़ों पे, या तो उसको एक्सप्रेसली बार किया गया हो, ठीक, एक्सप्रेसली मतलब एकदम साफ साफ उसको बताया गया हो कि ये सूट्स हैं, उसे आपको ट्राई नहीं करना है, तब तो कोर्ट नहीं करे। या फिर इम्प्लाइडली यानी उसको मतलब नॉट एक्सप्रेसली बट किसी दूसरी तरीके से इनडायरेक्ट लैंग्वेज में बोला गया हो कि आपको इसे ट्राई नहीं करना है। तो करेक्ट है क्या ये ऑप्शन? तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है ये इसको करेक्ट कैसे मानेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने ये तो मेंशन नहीं किया ना, कॉग्निजेंस ऑफ सिविल सूट्स शुड बी एक्सप्रेसली बार्ड, फाइन, बट व्हाट अबाउट द इम्प्लाइडली बार्ड थिंग, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर मुझे लगता है कि ए ट्रू होगा, बट आर इज़ नॉट करेक्ट, आर इज़ फॉल्स। शायद उन्होंने इसीलिए यहाँ पे ये शब्द गायब कर दिया इम्प्लाइडली वाला, ये चेक करने के लिए कि आपको सेक्शन अच्छे से याद है कि नहीं। मे बी दैट मे बी द केस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स इज़ ऑफ सिविल नेचर। ये भी एक क्वेश्चन आता है जिस तरह से डिग्री का मैंने बताया, आपको कुछ कैटेगरीज देखनी पड़ेंगी कि सूट ऑफ सिविल नेचर है या नहीं है। इसमें भी कई सारे सूट्स होते हैं जिनको सिविल नेचर कंसिडर करते हैं, जिन्हें नहीं करते। सारा तो बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं कुछ आपको 2-4 बता देती हूँ। जैसे सूट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड अगर सूट है तो वो सिविल नेचर का सूट माना जाता है। पहले मैं सिविल नेचर का ही बताती हूँ, मतलब किन सूट्स को हम सूट ऑफ सिविल नेचर कंसिडर करेंगे। दूसरा, अगर आपने सूट फाइल किया है फॉर डैमेजेस फॉर सिविल रॉन्ग, तो उसको भी हम मानेंगे कि ये सूट ऑफ सिविल नेचर है। वर्शिप से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, सूट्स रिलेटिंग टू वर्शिप, अगर पूजा करने के स्थान से रिलेटेड सूट फाइल किया गया है तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर में कंसिडर होगा, राइट टू वर्शिप से रिलेटेड सूट, ठीक है ना। और जैसे बरियल का राइट, यानी जो हम वो करते हैं मतलब दफनाते हैं, उससे रिलेटेड राइट है किसी का और उन्होंने सूट फाइल किया तो वो भी आएगा सूट ऑफ सिविल नेचर। और जैसे ये आ जाता है अकाउंट्स, इससे रिलेटेड, कॉन्जुगल राइट्स, ठीक, इससे रिलेटेड सूट है। सूट रिलेटिंग टू ऑफिस, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है, फिर से मैं लिखती हूँ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इससे रिलेटेड सूट फाइल किया गया है तो वो भी आएगा सूट ऑफ सिविल नेचर माना जाएगा। और मान लो सूट आता है रिस्पेक्टिंग टेम्पल एंड अदर रिलीजियस प्रॉपर्टीज़, तो वो भी माना जाएगा सूट ऑफ सिविल नेचर, ठीक है ना। देखिए राइटिंग पे आप ना जाइएगा, मैं बहुत क्योंकि जल्दी में लिख रही हूँ यहाँ पे, मैं जो बोल रही हूँ इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कुछ कैटेगरीज आपको बताती हूँ जिनको सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं कंसिडर करते हैं। जैसे कि कोई सूट ऐसे फाइल किया गया जिसमें मेनली कास्ट क्वेश्चन, सिर्फ कास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी मेनली यहाँ पे ये टर्म इंपॉर्टेंट है, मेनली कास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड सूट्स है तो उसको नहीं मानते सिविल नेचर का। सूट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ये कुछ कैटेगरीज हैं आपको याद करनी ही पड़ेंगी। सूट्स रिलेटिंग टू पॉलिटिकल क्वेश्चंस, ये भी नहीं है सिविल नेचर का। सूट फॉर अपहोल्डिंग मेयर डिग्निटी और ऑनर, ये सब भी नहीं होता है, ठीक है। और मान लीजिए सूट्स ऐसे हैं जो प्योरली रिलीजियस राइट्स पे हैं, जैसे
मेनली आपका क्या आया, कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पे हैं, तो नहीं माना जाएगा। और मान लीजिए सूट्स कुछ ऐसे हैं जो प्योरली रिलीजियस राइट्स और या रिलीजियस सेरेमनी, तो वो भी सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं मानते उनको। तो टर्म्स पे ध्यान रखिएगा, मेनली प्योरली इस तरह का है तो नहीं है, और अगर हटा दिया तो वो ठीक है, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या कैटेगरीज हैं, सूट्स रिलेटिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी, सूट्स रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप, सूट्स फॉर डैमेजेस ऑफ सिविल रॉन्ग्स, तो ये सारे ही कंसिडर किए जाएंगे सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ सिविल नेचर, मतलब वही मतलब है उसका, राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स इन टेम्पल, राइट टू टेक आउट प्रोसेशन, राइट टू वर्शिप इन अ टेम्पल, और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे भी ये ऑल ऑफ दीज ये सारे ही कवर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। अब फिर से यहाँ पे देखेंगे क्या क्या दिया है। सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप, राइट ऑफ वर्शिप तो अभी हमने देखा। ठीक है, राइट ऑफ वर्शिप क्या है, सूट ऑफ सिविल नेचर है। ठीक है, सूट रिलेटिंग टू टेकिंग आउट रिलीजियस प्रोसेशन, ये ऊपर वाले में दिया था। सूट अगेंस्ट एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट, सूट फॉर राइट टू हेरिडिटरी ऑफिस। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा बिल्कुल, इसमें कोई ट्रिक्स एंड टेक्निक्स नहीं लगती हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जो भी 10-20 ग्राउंड्स होंगे वो आपको याद करना पड़ेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर जो है दैट इज सूट्स अगेंस्ट एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट। ठीक है, ये नहीं होगा सूट ऑफ सिविल नेचर। 19 देखते हैं, सिविल कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन इज बार्ड इन प्रोसीडिंग्स अंडर, सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इन प्रोसीडिंग्स में बार होती हैं क्या क्या, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इनकम टैक्स रिकवरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट। तो इसमें कहाँ कहाँ पे बार होती हैं, देखिए इन सारी जगहों पे भी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार होगी, क्योंकि इनका अपना अपना एक्ट और इनकी अपनी अपनी कोर्ट्स भी हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड दूसरी मतलब कोर्ट अलग होती है, टैक्स रिकवरी की भी अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स तो आपको पता ही है, कैट और इस तरह की चीज़ें, तो इस वजह से ये सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द रूल ऑफ रेस सब जुडिस एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 यानी स्टे ऑफ सूट, राइट, कोड स्टेज द ट्रायल ऑफ द सब्सिक्वेंट सूट, स्टेज द ट्रायल ऑफ द प्रीवियस सूट, prevents simultaneous hearing of previous and subsequent suits under all circumstances, stays the institution of the subsequent suit। इसका राइट आंसर क्या है, देखो जो स्टे ऑफ सूट है रेस सब जुडिस, वो ट्रायल पे ही स्टे लगाता है कि आप ट्रायल नहीं करोगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, स्टेज द ट्रायल ऑफ द सब्सिक्वेंट सूट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान क्या रखना है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, सेक्शन 10 जो है, इट डज नॉट बार द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सूट इंस्टीट्यूट नहीं करना है आपको, इसको बार नहीं करता, मतलब इस पर रोक नहीं लगाता, किस चीज़ पे रोक लगाता है कि आपको ट्रायल नहीं करना है सूट का। ठीक है, इंस्टीट्यूशन पे कौन बार लगाता है, रेस जुडिकेटा यानी सेक्शन 11, और सेक्शन 10 किस पे बार लगाता है, ट्रायल ऑफ द सूट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जो भी मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स बताती चल रही हूँ ना, आप इसको कहीं जॉट डाउन कर लीजिएगा, ये काफ़ी माइनर पॉइंट्स हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ओके, whether the pendency of a suit in a foreign court यानी सेक्शन 13-14 फॉरेन कोर्ट से रिलेटेड दो सेक्शंस हैं, will preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या क्या है, yes no it will depend on the nature of the suit, the finding will be set on valuation of the suit। फिर से देखते हैं, whether the pendency of a suit in a foreign court, एक सूट यहाँ पे पेंडिंग है फॉरेन कोर्ट में, ठीक है, विल प्रिक्ल्यूड करना मतलब उसको बचा देगा, यानी मना कर रहा है करने से, प्रिक्ल्यूड द कोर्ट्स इन इंडिया, इंडिया की जो कोर्ट है A1 B1 इनको वो बार कर रहा है, मतलब रोक रहा है, फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। देखो ये ट्रायल पे बार लगाने की बात कर रहे हैं, बट एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, सेक्शन 13 एंड 14 यानी कि ये जो फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड सेक्शंस हैं, दे इनैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, ये रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल को इनैक्ट करते हैं, रेस सब जुडिस के नहीं। तो इस वजह से इनके ट्रायल पे नहीं बार आप लगा सकते, इंस्टीट्यूशन पे लगा सकते हैं बट ट्रायल पे अब नहीं लगा सकते हो, तो इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट देखते हैं 22, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज बेस्ड, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, एक्सटर्पी कॉजा नॉन ओरिटूर अजाटियो, इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सिट फिनिस लिटियम। तो ये इसका राइट आंसर है, आपको याद करना पड़ेगा कि रेस जुडिकेटा की जो मैक्सिम है दैट इज दिस वन, इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सिट फिनिस लिटियम। ठीक है ना, अब आते हैं 23,
द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज बेस्ड ऑन मैक्सिम्स। फिर मैक्सिम पे पूछा, क्या क्या पूछा है, नेमो डिबिट बिस वेक्सारी, यानी कि नो मैन शुड बी वेक्स ट्वाइस्ड फॉर द सेम कॉज। इंटरेस्ट रिपब्लिक है, वो जो हमने ऊपर देखा, इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट शुड बी एन, मतलब कि स्टेट के इंटरेस्ट में ये बात है कि जो लिटिगेशन है उस पर एंड लगाया जाए, यानी लिटिगेशन कम से कम हो, इन स्टेट के लिए यही अच्छा है। तो इसका मतलब यही है। रेस जुडिकेटा प्रो वेराइटी ऑक्यूपेटर, यानी इसका मतलब है जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। तो ये तीन के तीनों मैक्सिम्स हैं जो आपकी रेस जुडिकेटा पे अप्लाई होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज मैंडेटरी, डायरेक्टरी, डिस्क्रिशनरी और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कहाँ से मिल जाएगा, बेयर एक्ट मतलब सेक्शन 11 की लैंग्वेज से ही, क्योंकि उसमें शैल वर्ड यूज़ है, तो शैल मीन्स इट इज़ मैंडेटरी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 25, अ डिसीजन और फाइंडिंग गिवन बाय कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। एक कोर्ट ने एक डिसीजन दिया या कोई फाइंडिंग की उन्होंने, बट उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था उस मैटर पे। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं देखते हैं। कैन ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा under all circumstances, cannot operate as res judicata, can operate as res judicata under certain, may operate as। तो इसका देखो, इसका आप ये समझ लो, इसका राइट आंसर होगा कि वो एज अ रेस जुडिकेटा काम नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन 26, अ डिक्री फॉर परमानेंट इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट, ठीक है, डिफेंडेंट को रिस्ट्रेन कर रहे हैं फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द पोजीशन ऑफ द प्लेंटिफ, इसको कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया है। फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द प्लेंटिफ टू बी सेटल्ड, प्लेंटिफ का जो पोजीशन है उसको कोर्ट ने पाया कि दैट इज सेटल्ड। ठीक है। वुड ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा इन अ सूट फॉर पार्टीशन। अब दूसरा सूट फाइल हुआ पार्टीशन का, जिसको किसने फाइल किया, डिफेंडेंट ने, फॉर द सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये रेस जुडिकेटा की तरह अप्लाई होगा या नहीं होगा, येस नो, ए एंड बी डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस एंड डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। तो देखिए, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें और भी थोड़ा डिटेल्स लगेंगे, देन वी कैन कम इन टू द मतलब द फाइनल कि हाँ ये एज रेस जुडिकेटा वर्क करेगा या नहीं करेगा। सो जितने भी ऑप्शंस दिए हैं अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस, ऐसा लगता है दैट एक सेकेंड, हाँ आई वॉज सेइंग, ये थोड़ा क्वेश्चन समझने में गलती हो गई मुझसे। मैं क्या बोल रही थी, क्योंकि ये जो ऑप्शन है नो, ये ज़्यादा सुटेबल बैठ रहा है, वो ऐसा है, देखिए एक डिक्री ए और बी थे, ठीक है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ये ए एंड बी थे, मतलब आप ऐसे लगा लो, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, ठीक। तो पहले इनके अगेंस्ट परमानेंट इंजंक्शन का कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट, कि आप यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू एंटर इनटू द पोजीशन ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक है, कि भाई आप जहाँ पे भी इनका पोजीशन है वहाँ पे आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। और कोर्ट ने ये पाया कि वो जो पोजीशन है दैट इज़ ऑफ प्लेंटिफ, यानी जो भी प्रॉपर्टी है उसका जो पोजीशन है वो प्लेंटिफ का है, ठीक है। अब दूसरा सूट, क्योंकि ये पहला सूट था, तो सूट किस चीज़ पे था, पहले तो सूट था फॉर फाइंडिंग द पोजीशन, कि पोजीशन किसका है, और इंजंक्शन इन्होंने डिमांड किया था, रिलीफ एज एन इंजंक्शन। अब दूसरा एक सूट फाइल होता है, पार्टीज सेम है, ऑपोजिट हो गए बट पार्टीज आर सेम, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के अगेंस्ट किया। यहाँ पे क्या है, पार्टीज सेम है, बट यहाँ पे जो ये मैटर इन इशू है दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ पे ये पार्टीशन के लिए इन्होंने सूट फाइल किया है, पोजीशन वगैरह के लिए नहीं। पोजीशन तो चलो प्लेंटिफ का ही है, डिफेंडेंट बोल रहा है कि हमने पार्टीशन के लिए सूट फाइल किया है कि मुझे भी मेरा हिस्सा इसमें से दे दिया जाए। यहाँ पे मैटर इन इशू इंटायरली डिफरेंट है, इस वजह से रेस जुडिकेटा यहाँ पे नहीं लगेगा। दैट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, बट येस थोड़ी देर मैंने सोचा, तो येस मेरे हिसाब से नो इज़ द करेक्ट आंसर, कि यहाँ पे क्योंकि मैटर इन इशू पार्टीज आर सेम, बट जो सब्जेक्ट मैटर है देखो वो भी सेम है, प्रॉपर्टी तो सेम है ना, यही प्रॉपर्टी वन थी यही प्रॉपर्टी भी है, लेकिन जो इशू है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो चलिए इसका ऑप्शन होगा नो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीपीसी में मैं थोड़ा टाइम इसीलिए ले रही हूँ ताकि एक तो आपको जो भी मैं आंसर्स बताते चलूँ वो समझाते हुए चलूँ जहाँ पे भी नेसेसरी लगती है, और कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, इस पे मेरा फोकस ज़्यादा है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर बाय मिस्टेक ह्यूमन एरर होता है, अगर कहीं गलती हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्री हैं, बिल्कुल मुझे बताइए, एंड देन आई विल रेक्टिफाई दैट। और कोई अगर आपने क्वेश्चन किया उसका आंसर मैंने नहीं दिया तो थोड़ा सा समझ जाना कि वो सही ही होगा, ठीक है ना। और नहीं समझ आता है तो आप दोबारा कमेंट कर दीजिए कि मैम इस क्वेश्चन का ये मुझे नहीं समझ आया, तो मैं उसको वहीं आपके उसमें रिप्लाई करके बता दूंगी कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। बट कोई भी क्वेश्चन ऐसे छोड़ना नहीं है कि समझ में नहीं आया और उसका पता भी नहीं है कि क्यों वो राइट आंसर है, बस खाली सुन लिया, क्योंकि आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो बेनिफिट आपका ही है उसमें, राइट। ओके,
सो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। देखिए रेस जुडिकेटा जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है वो आपको बता नहीं सकते। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर जगह आता है इससे क्वेश्चन। ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, टेक्निकल है, सब कुछ है। ठीक है, तो रेस जुडिकेटा मतलब अभी तो बताने थोड़ी देर में क्या क्या बताएं क्या छोड़ें वो भी समझ में नहीं आता, बट ठीक है मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ। जैसे रेस जुडिकेटा पहला तो देख लो सेक्शन 11 में। ठीक, रेस जुडिकेटा में दो सूट जो कि सेम मैटर इन इशू पे हैं, सब्जेक्ट मैटर उनका सेम है, सेम पार्टीज़ उनको उसी कोर्ट में लेके आना चाहती हैं, तो जो दूसरा सूट है यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ द फर्दर सूट ये नहीं अलाउ करेगी कोर्ट, क्योंकि आप खुद ही कॉमन सेंस की बात है, आप सोचो कि यही दो लोग हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, है ना, और एक ही इनका मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट मैटर है, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको इन्हें डिवाइड करवाना है। इसी एक सूट को लेके वो जगह 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 कोर्ट में घूम रहे हैं, इस कोर्ट में भी फाइल किया, इसमें भी फाइल किया, इसमें भी फाइल किया, सब कुछ सेम है, पार्टी सेम, सब्जेक्ट मैटर सेम, मैटर इन इशू सेम, जो ये रिलीफ क्लेम कर रहे हैं वो भी सेम, सब कुछ सेम। ठीक है, तो भाई 100 कोर्ट में आप क्यों जा रहे हो एक ही सेम एक सूट लेके? इस वजह से कोर्ट ने बार कर दिया कि जिस एक कोर्ट में आप गए हो वही आपका कोर्ट केस ट्राई करेगी, बाकी दूसरी कोर्ट में आप सूट इंस्टीट्यूट भी नहीं कर सकते हो, अगर कर दिया तो वो बार हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेस जुडिकेटा। तो ये सिंपल सा एक मीनिंग है रेस जुडिकेटा का, राइट। रेस जुडिकेटा में देखिए सेक्शन 11 में ये तो आपको बता दिया, ये ध्यान रखना है आपको कि रेस जुडिकेटा में एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है, और वो जो एक्सप्लेनेशंस है वो याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि एक्सप्लेनेशंस में कौन से एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी ज़रूर से। पहले तो देखो 8 एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, थोड़ा टाइम लग जा रहा है, बट आप तो 2x पे करके देख लेना, मुझे बोलने में ज़्यादा वो लग रही है, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप अगर समझ जाएंगे तो ठीक है मेरे लिए, है ना। देखो क्या ध्यान रखना है, एक्सप्लेनेशन 1 में फॉर्मर सूट की बात की गई है, बिल्कुल बस इतना ही पढ़ना है आपको। फॉर्मर सूट क्या होता है वो मैं समझा दे रही हूँ, पढ़ना और अपनी नोट्स में लिखना सिर्फ यही है। एक्सप्लेनेशंस ऑफ रेस जुडिकेटा पहला फॉर्मर सूट की बात करता है। फॉर्मर सूट मतलब क्या होता है, सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड। जैसे देखो 2 सूट थे, ठीक है, सूट 1, सूट 2, ये जो सूट है सूट 2 ये पहले डिसाइड हो गया, तो बताओ फॉरवर्ड सूट कौन सा होगा। अब आप बोलोगे मैम पहले ये इंस्टीट्यूट किया गया, ये 1 जनवरी को इंस्टीट्यूट किया गया, ये 10 जनवरी को इंस्टीट्यूट किया गया, तो मैम ये होगा पहला फॉर्मर सूट, बट इसका आंसर है बिल्कुल गलत। गलत क्यों है? इसका करेक्ट आंसर होगा ये दूसरा वाला सूट। क्यों? क्योंकि ये पहले डिसाइड हो गया, तो जो सूट पहले डिसाइड हो जा रहा है वो होगा आपका फॉर्मर सूट। ठीक है, यही बताया आपको एक्सप्लेनेशन 1 ने, तो आपको ये टर्म ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन 2 ये आपको क्या बताता है, एक्सप्लेनेशन 2 आपको कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट, कोर्ट की कॉम्पिटेंस क्या है बस इसके बारे में बात करता है, तो कॉम्पिटेंस से आपको ध्यान रखना है 2। एक्सप्लेनेशन 3 ये आपको क्या बताता है, अ मैटर इन फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन अलेज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड और एडमिटेड एक्सप्रेसली इतना बाय दूसरा पार्टी। मैं थोड़ा बैरैक से पढ़ रही थी, इसमें बस आपने ये समझना है। एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है, एक चीज़ तो ध्यान रख लो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेस जुडिकेटा, यही ध्यान रखना है आपको। एक्सप्लेनेशन 4 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, ये आपको अभी नहीं बैरैक में नहीं मिलेगा, वो मैंने पढ़ के देखा, आपको वहाँ नहीं मिलेगा, ये आप क्वेश्चंस लगाओगे ना या आपने कहीं पे पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा। एक्सप्लेनेशन 3 डायरेक्ट रेस जुडिकेटा की बात करता है और एक्सप्लेनेशन 4 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की बात करता है। एक्सप्लेनेशन 5 रिलीफ के बारे में बताता है, ठीक है, जो रिलीफ क्लेम की गई है उसके बारे में कौन बात करेगा, एक्सप्लेनेशन 5। और एक्सप्लेनेशन 6 रिप्रेजेंटेटिव सूट, एक्सप्लेनेशन 6 बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में। एक्सप्लेनेशन 7 एग्जीक्यूशन के बारे में आपको बात करता है। और एक्सप्लेनेशन 8 वो मैं थोड़ा देख लेती हूँ। एक्सप्लेनेशन 8 भी यही बताता है कि कोई भी मैटर है, अगर वो डिसाइड कर दिया गया है किसी कोर्ट का बाय कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन थोड़ा लिमिटेड था, तो ऐसा नहीं है कि वो एज ए रेस जुडिकेटा काम नहीं करेगा, वो भी एज ए रेस जुडिकेटा काम करेगा। ठीक है, तो ये आपके एक्सप्लेनेशंस रहे, यहाँ थोड़ा हौच-पौच हो गया, आई होप आपने मेरी बात सुन के उसे लिख लिया होगा। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में ये पूछ रहा है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहाँ दिया है, तो एक्सप्लेनेशन 4। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा वॉज एक्सप्लेन्ड बाय द कोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस केस में इसको एक्सप्लेन किया गया था, तो ये केस था क्वेश्चन नंबर 28 ना, राइट। ये तो इसका आंसर होगा नवाब हुसैन, नवाब हुसैन के केस में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल को कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29।
द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा डज नॉट अप्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जो हेवियस कॉर्पस की रिट होती है, ठीक है, उसमें जो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं होता। अ डिक्री शैल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा व्हेन जजमेंट इज पास्ड बाय अ कोर्ट विच डज नॉट हैव सब्जेक्ट जुरिस्डिक्शन, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। जजमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, राइट, एंड इफ कोल्यूजन इज प्रूव्ड बिटवीन द पार्टीज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। जितने भी ऊपर ग्राउंड दिए गए हैं इन सारी सिचुएशन में क्या होगा, डिग्री अगर पास की गई है तो उसे एज ए रेस जुडिकेटा नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ये कहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया, 13-14 यानी जो फॉरेन जजमेंट्स हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, आपको ध्यान रखना है सेक्शन 13, 14 जो प्राइवेट जजमेंट से रिलेट फॉरेन जजमेंट से रिलेट करते हैं उसमें तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, फिर 32, अ फॉरेन जजमेंट कैन नेवर बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर इनडायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज, can be conclusive as to any matter directly adjudicated upon between the same parties if it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction, can be conclusive, अभी बता रहा है कि कब conclusive होगा कब conclusive नहीं होगा, right, can be conclusive as to any matter directly adjudicated upon between parties between the same parties if it has been pronounced by a court of competent jurisdiction। ठीक है, तो कंक्लूसिव होगा कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट ने अगर पास किया है सेम पार्टीज के बीच में, ये ध्यान रखना है। 33, सेक्शन 14 ऑफ सीपीसी इनैक्ट्स दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ये ना शैल प्रिजम्पशन है, उसी पे सेक्शन 14 पे एक क्वेश्चन था ये, यानी मैंडेटरी है कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना, अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट, फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट पास किया उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस की गई इंडिया के कोर्ट में, तो वो प्रिज्यूम करेगा, मैंडेटरी है उस पर, दैट सच जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। दिस प्रिजम्पशन इज, क्या ये रिबिटेबल प्रिजम्पशन है, यानी उसको खंडन किया जा सकता है, या इरिबिटेबल प्रिजम्पशन है, या फिर रिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, या रिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, या इरिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। तो देखो ये रिबिटेबल है क्योंकि ग्राउंड्स भी कुछ कुछ दिए गए हैं कि अगर जैसे कोर्ट ही कॉम्पिटेंट नहीं थी, ठीक है, पार्टीज एक दूसरे के साथ फ्रॉड कर रही थी, इस तरह की सिचुएशंस अगर आप देखेंगे सेक्शन 13 में आपको मिल जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में इसको खंडित किया जा सकता है, इसलिए रिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। इन एवरी प्लेन्ड अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी फैक्ट शुड बी प्रूव्ड। सेक्शन 26 किसकी बात करता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेन्ड, ठीक। सेक्शन 26 को किसके साथ पढ़ना है हमको, सेक्शन 26 को पढ़ना है ऑर्डर नंबर 4, दोनों इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की बात करते हैं। क्या बोलता है, इन एवरी प्लेन्ड अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी फैक्ट्स कैसे प्रूव किए जाएंगे, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको मिलेगा देखने को। तो ओरल एविडेंस, एफिडेविट, डॉक्यूमेंट या नन ऑफ द अबव, तो आपको ये सेक्शन 26 में मिल जाएगा कि फैक्ट्स को हम एफिडेविट के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 35, where the local limits of jurisdiction of courts are uncertain, the place of institution of suit shall be decided according to the provision of। uncertainty कहाँ पे दी है, सेक्शन नंबर 18 में, ये थोड़ा याद रखना है आपको कि किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी डज नॉट अप्लाई टू, सेक्शन 20 कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग, दोनों पे, या फिर मतलब नीदर ए और बी। तो सेक्शन 20 कहाँ पे, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 37, सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी डील्स विद डायरेक्ट, मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेक्शन 21 में क्या दिया हुआ है, पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर एंड पर्सनल जुरिस्डिक्शन, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है। सेक्शन 37 पढ़ें, डायरेक्ट आपको दिखेगा पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, आई मीन सेक्शन 21 नॉट 37। प्लेस ऑफ सुइंग की बात करता है ना, तो बात कर रहा है आपके पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। 38, अंडर द सीपीसी ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल नॉट बी अलाउड बाय एनी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट unless such objection was taken in the court of first instance। सही बात है। नेक्स्ट देखेंगे, at the earliest possible opportunity, ये भी सही है, and there has been a consequent failure of justice।
तो ये तीनों ही सिचुएशन सही है, तो राइट आंसर यहाँ का फोर्थ हो जाएगा। द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू whom a summons has been issued under section 32 CPC and for the purpose may impose a fine upon him not exceeding। देखो ये जो फाइन वाइन से रिलेटेड सेक्शन है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि वो अमाउंट फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो 5000 से ज़्यादा वो नहीं इम्पोज कर सकता है। 500 है ये, डी ऑप्शन 5000, ठीक है। सेक्शन 32 में कितना फ़ाइन है? 5000। ओके 40 देखते हैं। अ डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड बाय, डिक्री का एग्जीक्यूशन कौन करेगा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज, कमिश्नर, कोर्ट विच हैज़ पास द डिक्री, ईदर बाय द कोर्ट विच हैज़ पास द डिक्री और विच टू विच द डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, ये सब देखिए सेक्शंस पे ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अभी मैं मतलब एक एक क्वेश्चन पे सेक्शन नहीं बता रही हूँ आपको, जहाँ तक बताना था बताया, अभी आगे भी बताऊंगी। बट आप ये समझते चलो कि इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको लगे बाप रे ये क्या दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। डेयर एक्ट में जो आपसे कुछ नहीं हो रहा है ना, तो जो ये सेक्शंस है ना 151 सेक्शंस, इसी को कई बार पढ़ जाना, 10 बार पढ़ जाना, हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस आपसे। अगर 15 क्वेश्चन आएगा CPC में तो 10 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। Which of the following statement is correct? The court which passed the decree may transfer it to another competent court if, ठीक है, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। Judgment debtor carries on business within the jurisdiction of the later court. Judgment debtor has no property within the jurisdiction of the former court. Former court मतलब होता है पहले वाली court. Sufficient to satisfy such decree but has property within the jurisdiction of the later court. Later मतलब जो बाद वाली court है, court number 2, ठीक है। Decree directs the sale of immovable property situated outside the local jurisdiction of former court, all of these। तो इसका राइट आंसर होगा ये सारी ही situations हैं, ठीक है। 42, a court to which decree has been transferred for execution cannot, क्या चीज़ वो कोर्ट नहीं कर सकती है? ये चीज़, ये मतलब सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैं बोली थी ना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर अटैचमेंट, एग्जीक्यूट द डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिक्री डिजीज्ड, जजमेंट डेटर डिक्रीज नहीं या डिजीज्ड होगा, थोड़ा मिस्टेक है स्पेलिंग का। सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री, ठीक है। तो कौन सी चीज़ है जो वो नहीं कर सकता? तो वो ये 4th ऑप्शन है, इसे नहीं कर सकता, ठीक है। प्रिसेप्ट, प्रिसेप्ट कहाँ दिया? सेक्शन नंबर 46। प्रिसेप्ट का मतलब क्या होता है? कमांड, ऑर्डर, रिट या ऑल ऑफ द अबव। तो प्रिसेप्ट का डायरेक्ट मतलब क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर, ठीक है। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट में इशू प्रिसेप्ट, कौन सी कोर्ट प्रिसेप्ट इशू कर सकती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, द कोर्ट इन हुज जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, द कोर्ट पासिंग द डिक्री। ये भी आपको बुक में बेयर एक्ट में मिलेगा और इसका राइट आंसर है द कोर्ट पासिंग द डिक्री। जो कोर्ट डिक्री पास कर रही है वही प्रिसेप्ट इशू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्स पार्टी डिक्री पास बाय कोर्ट ए वॉज ट्रांसफर्ड टू कोर्ट बी फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट बी को दी गई एंड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग इन कोर्ट बी, कोर्ट बी में अभी पेंडिंग है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। कोर्ट ए सेट्स असाइड द एक्स पार्टी डिग्री, अभी जो एक्स पार्टी डिग्री कोर्ट ए ने पास किया था उसको सेट असाइड कर देता है एंड ऑन री हियरिंग अ फ्रेश डिग्री वॉज पास्ड ऑन द सेम टर्म्स, दोबारा सुनते हैं और एक फ्रेश डिग्री पास करते हैं सेम टर्म्स पे। अभी देखते हैं फिर ऑप्शंस क्या क्या है इसमें। सिंस द न्यू डिग्री वॉज पास्ड ऑन द सेम टर्म्स as the decree which is set aside the execution proceedings will continue। देखो इतना सब लोचा करने की ज़रूरत नहीं, इसका राइट आंसर जो मतलब जो चीज़ होती है, जो चीज़ होगी, दैट इज़ दिस वन, द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट बी कम्स टू एन एंड, ठीक है। कोर्ट बी में जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स थी दैट विल कम टू एन एंड एंड अ फ्रेश एग्जीक्यूशन पिटिशन वुड हैव टू बी फाइल्ड फॉर द न्यू डिग्री, क्योंकि अब वो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह गया, तो एक न्यू आपको एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अब पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डिक्री एक नई हो गई है ना। नेक्स्ट देखते हैं, डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी पास्ड अगेंस्ट अ विमेन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड डिक्री है और वो एक विमेन के अगेंस्ट पास की गई है, सो इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हर लीगल एयर रिप्रेजेंटेटिव्स इफ शी डाइज, बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ हर प्रॉपर्टी, बाय अपॉइंटिंग अ रिसीवर, बाय हर अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द प्रिजन। तो आपको पता होना चाहिए कि विमेन का अरेस्ट एंड डिटेंशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ये मना किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सबसेक्शन ये ऑप्शन 4। ये चीज़ कहाँ पे दी है? सेक्शन नंबर 56,
ठीक है। 56 साफ साफ बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है, मनी के लिए वो भी। तो इस वजह से सेक्शन 56 से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे हम, अंडर द CPC नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन सिविल प्रिजन इन मैटर रिगार्डिंग टू डिक्री रिलेट्स टू फैमिली डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन या पेमेंट ऑफ मनी डिस्प्यूट्स। तो अभी हमने देखा कि जो पेमेंट ऑफ मनी डिस्प्यूट्स है उससे रिलेटेड आप डिटेन या अरेस्ट नहीं कर सकते हो, तो राइट आंसर होगा आपका 4th वन, ठीक है। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स अंडर CPC अ वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट अ जजमेंट डेटर मे बी कैंसल्ड बाय कोर्ट, ठीक है, कैंसिल किया जा सकता है, इनमें से किस ग्राउंड पे, ठीक है। ग्राउंड्स पढ़ लेंगे हम। इलनेस, अपीयरेंस इन मैरिज ऑफ हिज सन, ये वो कास्ट वोट, ये नहीं। तो जो सीरियस इलनेस वाला ग्राउंड है यही खाली कोर्ट कंसिडर कर सकती है बस। अंडर सेक्शन 58 ऑफ CPC अ पर्सन डिटेन्ड शैल बी रिलीज्ड फ्रॉम द डिटेंशन ऑन द अमाउंट मेंशन्ड इन द वारंट ऑफ हिज डिटेंशन बीइंग पेड टू, वो अमाउंट किसको पे करेगा ये हमें जानना चाहिए। सो अमाउंट विल बी पेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिविल प्रिजन, ठीक है, उसके बाद भी उसको छोड़ दिया जाएगा। अंडर CPC विच वन ऑफ द प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अटैच्ड, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिन्हें अटैच क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कब, वाइल एग्जीक्यूटिंग का डिक्री के एग्जीक्यूशन के टाइम। तो जो बुक ऑफ अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं किसी के घर में, उनको हम अटैच नहीं करते हैं, बाकी लैंड, बैंक नोट्स, चेक्स, ये सारी चीज़ें अटैच हो जाती हैं। ओके। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शैल नॉट बी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन। अब इसमें से बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है जो ना हम उसको अटैच कर सकते हैं और ना सेल कर सकते हैं, कब कब जब हम डिक्री का एग्जीक्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो डेट्स हो सकता है एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, ठीक, तो बस एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस जो है इसको ना हम अटैच करेंगे ना सेल करा सकते हैं। हाउ मच सैलरी ऑफ अ पर्सन कैन बी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर मेंटेनेंस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें ये ध्यान रखेंगे बस इतना चीज़, जो 2/3 ऑफ द सैलरी है इट कैन बी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर मेंटेनेंस, ठीक है, यानी जो 1/3 ऑफ द सैलरी है वो अटैच नहीं हो सकती, 2/3 अटैच हो सकती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 54 प्राइवेट एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट ऑफ द सेम इज, प्राइवेट एलियनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी का क्या होगा, वॉइड है एज अगेंस्ट ऑल क्लेम्स इन्फोर्सेबल अंडर द अटैचमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 55 अ सिविल कोर्ट कैन नॉट इशू कमीशन इन द फॉलोइंग केसेस, किस केस में सिविल कोर्ट कमीशन इशू नहीं कर सकता है। तो देखो कमीशन फॉर एग्जामिनिंग पर्सन, फॉर एग्जामिनिंग अकाउंट्स, टू एग्जीक्यूट पार्टीशन, टू एग्जीक्यूट डिक्री, यहाँ पे ध्यान रखना है डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए कमीशन का मतलब इशू नहीं कर सकता है सिविल कोर्ट। 56 अंडर सेक्शन 75 ऑफ द CPC द कोर्ट कैन नॉट इशू कमीशन, फिर वही बात है, एग्जामिन अ पर्सन पार्टीशन टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट, टू होल्ड अ साइंटिफिक टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें भी यही है टू कंडक्ट सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, ये चीज़ वो नहीं करेगा। आपको ग्राउंड्स देखने पड़ेंगे किस सिचुएशन में कमीशन इशू नहीं होता है या किस सिचुएशन में इशू होता है, ठीक है। 76 आप देख लेंगे सेक्शन नंबर, ठीक है, 75। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 57 फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर इन द ऑफिशियल कैपेसिटी, ठीक है, द नोटिस पीरियड कितना होगा, बस ध्यान रखना है जो ऑफिशियल कैपेसिटी सरकारी लोग होते हैं इनको आपको अगर सूट फाइल करना है तो आपको 2 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके। 58 प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, नोटिस है सेक्शन 80 में, मैंडेटरी है, डायरेक्टरी है, डिस्क्रिशनरी है, किस टाइप का है, सो इट इज़ मैंडेटरी, शैल प्रोविजन, तो ये मैंडेटरी है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 ऑफ CPC आर बाइंडिंग ऑन कोर्ट ऑफ सिविल जज, a court of district judge, a high court या all of the above, तो ये किस पे लगेंगे, ये सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट, मतलब ये सब पे ही बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। 60 देखते हैं वेयर अ डिक्री इज पास against the Union of India or a state for the act done in the official capacity of the officer concerned under section 80 CPC, execution shall not be issued
ऑन एनी सच डिक्री अनलेस अ डिक्री रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर अ पीरियड ऑफ अनसेटिस्फैक्शन का जो पीरियड है वो भी आपने ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे बताती चलूँगी 3 महीने से ज़्यादा डिक्री मिल गई फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री से 3 महीने तक अगर ये मतलब अनसेटिस्फाइड रह जाती है डिक्री, तभी आपका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर किया जाएगा। ठीक है। 61 रूल 8 ऑफ ऑर्डर 27 ऑर्डर 27 रूल 8 में क्या दिया हुआ है? डील्स विद एजेंट ऑफ गवर्नमेंट टू रिसीव प्रोसेस प्रोसीजर इन सूट्स अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर। तो ऑर्डर 27 रूल 8 प्रोसीजर इन सूट्स अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर इसी की बात करता है। दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। डिफिनीशन ऑफ गवर्नमेंट एंड हाँ ठीक है, पर्सन्स ऑथराइज टू एक्ट फॉर गवर्नमेंट। ठीक है। द प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरप्लीडर सूट से रिलेटेड प्रोविजन आपको कहाँ मिलेगा? सेक्शन नंबर 88। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर, कौन से सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है कि आपको कोर्ट के बाहर आप अपना डिस्प्यूट सेटल कर सकते हैं? तो सेक्शन 89। ओके। A deposits a box of jewels with B as his agent. C alleges that the jewels were wrongfully obtained by A from him and claims them from B. There B. अब यहाँ पे B क्या कर सकता है? इंस्टीट्यूट कर सकता है इंटरप्लीडर सूट या फिर नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी ये दैट ही कैन नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लीडर सूट बिटवीन ए एंड सी। देखो सबसे पहली चीज़ ये है, आपको जैसे ये बताया कि सेक्शन नंबर 88 में दिया हुआ है इंटरप्लीडर सूट, उसी के साथ साथ आपको ऑर्डर 35 भी पढ़ना है। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान रखें, ये चीज़ यहीं पे समझ लें, ऑर्डर 35 रूल 5। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि जैसे कोई एजेंट है ना, तो एजेंट अपने प्रिंसिपल को सू नहीं कर सकता है कि भाई ये मेरा प्रिंसिपल है ए और ये है बी, तो एजेंट अपने प्रिंसिपल को सू नहीं करेगा और उसको कंपेल नहीं कर सकता है कि आप किसी तीसरे पर्सन से अपना मैटर जो है उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बी नहीं सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता इंटरप्लीड कराने का बिटवीन ए एंड सी। जो कोई भी बंदा इंटरप्लीडर सूट फाइल करता है उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इन दैट प्रॉपर्टी, उसका मेन एम यही होता है कि वो जो दो डिफेंडेंट्स हैं ना, बेसिकली दो डिफेंडेंट्स के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसीलिए इंटरप्लीडर सूट लाया जाता है। और जो भी बंदा प्लेंटिफ बनता है इसमें उसका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, उसका एम यही होता है कि जो दो डिफेंडेंट्स हैं बी एंड सी, इनका प्रॉब्लम आपस में सॉल्व हो। बट ऑर्डर 35 रूल 5 आपको ये बताता है कि एजेंट नहीं सू कर सकता। इसी तरह से टेनेंट के बारे में भी बताता है ऑर्डर 35 रूल 5 कि टेनेंट कैन नॉट सू देयर लैंडलॉर्ड्स, टेनेंट्स अपने लैंडलॉर्ड्स को सू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि वो अपने लैंडलॉर्ड और किसी थर्ड पर्सन के बीच में मैटर कोई सॉल्व करा दे। इंटरप्लीडर सूट का मतलब बेसिकली बहुत साफ भाषा में यही होता है कि दो लोगों के बीच के मैटर को सॉल्व करवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65। सूट्स फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस अंडर सेक्शन 91 ऑफ CPC, ठीक है, कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाई। पब्लिक न्यूसेंस का सूट कौन इंस्टीट्यूट करेगा? इंडिविजुअल विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, इंडिविजुअल विद द लीव ऑफ द कोर्ट, टू और मोर पर्सन्स विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट एंड टू और मोर पर्सन्स विद द लीव ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा लोग कर सकते हैं विद द लीव ऑफ द कोर्ट, दैट इज गिवन इन योर सेक्शन नंबर 91। ठीक है, वेयर अ पर्सन कमिट्स अ पब्लिक न्यूसेंस एक पर्सन कमिट करता है, ही इज लाइबल टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडर IPC, सूट में बी फाइल्ड अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 91 CPC, सूट फॉर डैमेजेस में बी फाइल्ड अगेंस्ट हिम। तो इसमें ये सारी चीज़ें मतलब की जा सकती हैं। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, इसमें से कौन कौन सी सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स नहीं हैं? ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, डायरेक्शन टू डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी और इशुएंस ऑफ कमीशन। तो देखो इशुएंस ऑफ कमीशन जो है दैट इज़ नॉट अ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग कौन सी है कौन सी नहीं है। कहाँ मिलेगा आपको सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग? तो आप देख लेंगे सेक्शन नंबर 94 पार्ट 6 है, सेक्शन 94 में आपको मिल जाएगा ये चीज़, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय अ कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, ये आपको कहाँ पे दे के रखा है? तो इसके लिए आप देख लेंगे सेक्शन नंबर 96 का 3। सेक्शन नंबर 96 किस बारे में बात करता है? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। ठीक है, तो 96(3) में दिया है दैट नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, कंसेंट ऑफ पार्टीज ये ध्यान रखना है। 69
पॉइंट आउट द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट। वेयर द डिफेंडेंट अपीयर्स एंड द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर। क्या होता है, प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, ठीक है, इन्होंने इनके अगेंस्ट सूट लाया है, तो कोर्ट में अपीयरेंस का डे होता है, तो ये आते हैं और प्लेंटिफ नहीं आते। व्हेन द सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग, ठीक है, द कोर्ट शैल डिसमिस द सूट एंड प्लेंटिफ शैल बी बार्ड फ्रॉम फाइलिंग अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या हो जाता है, डिसमिस कर देती है अगर प्लेंटिफ ही नहीं आया तो, और बार भी कर देगी उसको, मतलब रोक लगा देगी। नो अपील में लाई फ्रॉम अ ओरिजिनल डिग्री पास्ट एक्स पार्टी, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था ना इसमें, ठीक है, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ओरिजिनल डिग्री जो एक्स पार्टी पास होती है उसमें अपील होती है। द प्लेंटिफ में अप्लाई टू द कोर्ट विच पास्ट एन एक्स पार्टी डिग्री अगेंस्ट हिम फॉर एन ऑर्डर टू सेट इन असाइड, ठीक है। नो कोर्ट शैल सेट असाइड अ डिग्री पास्ट एक्स पार्टी मेरली ऑन द ग्राउंड दैट देयर हैज़ बीन एन इरेगुलरिटी इन द सर्विस ऑफ समन्स। ये सारा ठीक है, बस यही गलत है क्योंकि अपील लाई करती है। देखिए सीपीसी है, बच्चे इससे बहुत घबराते हैं, इस वजह से आई एम टेकिंग टाइम और मैं एक एक ऑप्शन पढ़ के आपको बता रही हूँ, इसमें समय लग रहा है सारी चीज़ें, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मैं मेंशन इसलिए बार बार आपको कर रही हूँ कि आप भी इसी पेशेंस के साथ वीडियो देखें और ध्यान के साथ देखें, ध्यान से देखें जो जो पॉइंट बता रहे हैं। अगर इसमें से आपको कुछ भी पॉइंट है जो नहीं आता है तो भाई उसको आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि सीपीसी पे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और आप ऐसे डरते रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो सारे क्वेश्चन गलत करके आएंगे। 15 में से 5 क्वेश्चन सही करके आओगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, इतना टफ नहीं है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ नहीं हो रहा है तो 151 सेक्शन ही पढ़ लेना, ठीक है। एसेंशियल कंडीशंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 101 ऑफ सीपीसी फॉर प्रेफरिंग सेकंड अपील, पहले तो जान लो सेक्शन 100 सेकंड अपील की बात करता है, तो उसकी एसेंशियल कंडीशंस हमसे पूछ रहे हैं, एसेंशियल कंडीशन क्या होगी, ठीक है ना। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, एरर रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो इसका राइट आंसर है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सब्सटेंशियल क्वेश्चन मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सामान्य सी भाषा में, है ना। 71 एन अपील शैल नॉट लाई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर अंडर सीपीसी, कौन से ऑर्डर से मतलब इस सेक्शन के कौन से ऑर्डर से अपील लाई नहीं करेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से फिलहाल कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। 35A, 35B, 95, 91, सेक्शन 95 किससे डील करता है, कॉम्पनसेशन, जब हम मतलब अरेस्ट अटैचमेंट इंजंक्शन हो जाता है इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे, तो कॉम्पनसेशन के लिए 95 बात करता है। सो 35A, 35B, आपको ये ध्यान रखना है, सेक्शन 35B में कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उस पर अपील लाई नहीं करती है, ठीक है। 72 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मिसमैच्ड अंडर सीपीसी, कौन सा मिसमैच्ड है, टेम्परेरी इंजंक्शन, राइट टू लॉज अ कैवियट, सूट बाई पॉपर, मतलब जो बहुत गरीब होते हैं उनको बोलते हैं पॉपर, पॉपर एंड इंडिजेंट, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ जी, तो ऑर्डर 33 में आपका सूट बाई इंडिजेंट पर्सन यानी पॉपर सूट दिया हुआ है, ऑर्डर 33, ठीक है। पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट, तो इसमें से ये पूछा है कि कॉम्बिनेशन मिसमैच है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन 4, क्योंकि पावर्स ऑफ एपिलेट कोर्ट आपको 107 में मिल जाएगा, और सेक्शन 102 ये किससे डील करता है कि नो सेकंड अपील, कुछ कुछ केसेस बताए गए हैं जिसमें सेकंड अपील नहीं होती है, और 100 बात करता है सेकंड अपील का, ठीक है। तो पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट 107 है, तो ये वाला गलत है, ठीक है, मतलब राइट आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु में अप्लाई फॉर रेफरेंस अंडर सेक्शन 113, 113 आपका रेफरेंस की बात करता है, आपको ये ध्यान रखना है, 113, 14, 15 ये आप एक साथ पढ़ लीजिएगा। रेफरेंस ये रिव्यू की बात करता है, और 114 रिवीजन, 115 रिवीजन, ठीक है, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन। सो हु में अप्लाई फॉर रेफरेंस अंडर सेक्शन 113 ऑफ सीपीसी, कौन अप्लाई करता है रेफरेंस के लिए, ठीक है, पार्टी सूट कोर्ट ये सब, तो रेफरेंस के लिए आपका कोर्ट अप्लाई करता है, ये ध्यान रखें बस। इफ़ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ केस पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन एज टू वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, तो कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट शुड डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, रेफर द मैटर टू द हाई कोर्ट शुड एक्सरसाइज पावर टू रिविजन, रेफर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट आपको, ये भी डायरेक्ट सही है, इसमें रेफर कर देती है मैटर टू द हाई कोर्ट को, ठीक है ना। ये वन ऑफ द ग्राउंड्स है टू फॉर द वैलिडिटी ऑफ द कोर्ट रेफरेंस किया जाता है। ओके, सेक्शन 114 ऑफ द सीपीसी शुड बी रेड विद, सेक्शन 114 को हम किसके किसके साथ पढ़ेंगे, ऑर्डर 47 रूल 1, ठीक, याद रखना है। 114 किससे डील करता है, 113, 14, 15
ये रेफरेंस, ये रिव्यू, 15 रिवीजन। ठीक है। 76 अ जजमेंट कैन बी रिव्यूड ऑन द ग्राउंड ऑफ। रिव्यू किस किस ग्राउंड्स पे किया जाता है। ठीक है, देखिए बस कुछ नहीं करना है, समझ नहीं आता, टफ लगती है, सारी चीज़ें हटा दो। बेयर एक्ट में जो सेक्शंस है ना उन्हीं के लैंग्वेज पढ़ लेना सारे, देखो क्वेश्चंस उसमें से कुछ बच जाएंगे, बच जाए, बाकी सॉल्व तो हो जाएंगे ना आपके। ओके। A judgment can be reviewed on the ground of discovery of new and important evidence not within the knowledge of the party concerned, mistake or error of fact or law on the face of the record, both A and B and none of the above। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों ही है, डिस्कवरी और मिस्टेक। ठीक। 77 देखेंगे। अंडर सेक्शन 115 द हाई कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ रेफरेंस रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस। अभी मैंने आपको बताया 115 में क्या करते हैं, रिवीजन। ठीक है। एंड 78 एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर। किस सेक्शन में दिया गया है कि आप कोर्ट में जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे आपको छूट दी जाती है। एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है छूट दी जाती है। तो ये 133 सेक्शन 133 में आपको क्या है, एग्जेम्पशन फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके। 79 द ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ केवियट फाइल्ड अंडर सीपीसी। जो केवियट है 148A, इसका ड्यूरेशन कितना होगा। ठीक है ना, 60 डेज, 30, 120, इतना ये सारा तो ध्यान रखना है। 90 डेज होता है फ्रॉम द डेट व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। इस दिन से, जिस दिन लॉन्च किया जाएगा उस दिन से 90 दिन का टाइम होता है एग्जिस्टेंस ऑफ केवियट का। 80 अंडर द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सिविल कोड इट कैन पास ऑर्डर्स। क्या ऑर्डर पास कर सकता है, नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ द जस्टिस टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। ठीक है। ठीक है। अंडर सेक्शन 140 ऑफ सीपीसी द कोर्ट कैन एनलार्ज द टाइम नॉट एक्सीडिंग इन टोटल्स। एनलार्जमेंट ऑफ टाइम 148 में बात करता है, बट कितना एनलार्ज करेंगे, 30 दिन। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये नहीं कि बस एनलार्ज करना है तो कितना भी कर दो। 82 who has a right to make an application for amendment of judgments and orders under section 152 of CPC। किसके पास ये राइट है, ठीक है ना, अमेंड करने का। पर्सन अग्रीव्ड विद परमिशन ऑफ द कोर्ट, एनी ऑफ द पार्टीज। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के लिए कोई भी पार्टी यहाँ पे एप्लीकेशन मूव कर सकती है। 83 देखते हैं। Which of the following sections of the CPC provides for the trial in open courts where public may have access। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। 153B, ठीक है, बात करता है आपको ओपन कोर्ट्स के बारे में। 84 Which provision of the CPC provides that one person may sue or defend on behalf of all in the same interest। तो ये रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात कर रहा है, तो ये ऑर्डर 1 रूल 8 इसके बारे में ये कह रहा है। ठीक है। 85 As per order 2 rule 1 CPC every suit shall as far as practicable be framed so as to afford ground for final decision to prevent further litigation both A and B। तो इसका जो राइट आंसर है दैट वुड बी, मतलब दोनों ही आपके सही हैं। अफोर्ड कर सकता है ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन एंड टू प्रिवेंट द फर्दर लिटिगेशन। ठीक है। अंडर ऑर्डर 5 रूल 9(3) ऑफ CPC द एक्सपेंसेस for the service of summons to the defendants have to be borne by। expenses कौन करेगा, सर्विस हो गई समन की, ठीक है ना, डिफेंडेंट्स को मिल गई। अब जो एक्सपेंसेस है वो कौन, मतलब एक्सपेंसेस कौन उठाएगा, ठीक है, बॉर्न करने का मतलब यही होता है कौन उठाएगा। सो द राइट आंसर हियर इज द प्लेंटिव उठाएगा। प्लीडिंग्स शुड स्टेट, प्लीडिंग्स क्या क्या बताया, मटेरियल फैक्ट्स, द लॉ नहीं बताती है, एविडेंस ये भी नहीं बताती, एनी फैक्ट्स। तो प्लेंटिफ जो है वो आपकी सिर्फ जो प्लीडिंग्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका मटेरियल फैक्ट्स ही बताएंगी, उसमें एविडेंस और लॉ पॉइंट नहीं डिस्कस किया जाता है। 88 प्लीडिंग्स कैन बी ऑल्टर्ड और अमेंडमेंट, यानी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स कहाँ पे है, अंडर ऑर्डर 6 रूल 17। ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स से रिलेट करता है। 89 इफ़ अ पार्टी हु हैज़ ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर टू अमेंड द प्लीडिंग्स अंडर CPC if not amended after expiration of how many days shall not be permitted to amend the same without the leave of the court। कितने दिन यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 days। ठीक है। फिर क्या है, what duration
formally under CPC has been assigned to submit the written statement after the date of the service of the summon. कितने दिन आपको दिए जाते हैं कि आप रिटर्न स्टेटमेंट ला के फाइल कर दीजिए? तो 30 दिन दिए जाते हैं, ठीक है। 91 when neither party appears when the suit is called on for hearing the court may make an order that कोर्ट क्या, कोई भी पार्टी मतलब ना प्लेंटिफ आया ना डिफेंडेंट आया, तो कोर्ट यहाँ पे क्या ऑर्डर कर सकती है? कोर्ट जाहिर सी बात है बोलेगी भाई सूट को डिसमिस कर दो, क्योंकि ना प्लेंटिफ आया और ना यहाँ पे डिफेंडेंट ही आया, तो फालतू में क्यों रखे अपने पास। कोर्ट कैन डायरेक्ट द पार्टीज टू ऑप्ट फॉर एनी वन मोड ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन CPC, ठीक है। कोई भी एक मोड आप अख्तियार कर लीजिए, ये आपको कोर्ट बोलेगी किस ऑर्डर में बोलते हैं। ये तो पता होना चाहिए कि ऑर्डर 10 में है, बट किस रूल में है ना। देखिए ऑर्डर्स पे कुछ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर्स हैं उसी से आता है, तो ये रूल 1A में ही आपका दिया हुआ है कि पार्टीज़ को डायरेक्ट कर सकती है कि जो आपके तरीके दें इसमें से कोई भी एक तरीका आप ले सकते हैं अपना केस रिजॉल्व कराने के लिए। तो ऑर्डर 10 रूल 1A, ठीक है। 93 द जजमेंट ऑन एडमिशन, जजमेंट ऑन एडमिशन ये कहाँ पे दिया जा सकता है? ऑर्डर 12 रूल 6, ठीक है। इसमें आपका मिल जाएगा जजमेंट ऑन एडमिशन। नेक्स्ट 94 the commissioner as appointed under the provisions of order 18 of the CPC for the purpose of recording of evidence cannot, क्या चीज़ें जो ये कमिश्नर नहीं कर सकते? री एग्जामिन द विटनेस, डिसाइड ऑब्जेक्शंस रेज ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, नीदर या बोथ। तो ये जो कमिश्नर अपॉइंट होते हैं ये डिसाइड ऑब्जेक्शंस रेज ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बस ये नहीं कर सकते, बाकी ये चीज़ें तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। ओके, जजमेंट एंड डिक्री हैव बीन डेल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इन CPC? कौन सा ऑर्डर है जो जजमेंट और डिक्री से डील करता है? तो ये ऑर्डर 20, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 रूल 7 ऑफ CPC द डिक्री शैल बियर द, डिक्री में क्या होगा? द डेट ऑफ, कौन सी डेट डिक्री में मेंशन रहेगी ये हमको बताना है। सो द डे ऑन विच द जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड, ये आप मतलब ये मेंशन रहेगा उसमें। A decree for restitution of conjugal rights can be executed under order 21 CPC by attachment of property, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा सेक्शन 21 में, मतलब डिक्री का एग्जीक्यूशन अगर करना है, डिक्री किस चीज़ की? फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, तो आप अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू उसको करवा सकते हैं। 98 देखेंगे। अ गार्निशी ऑर्डर इज एन ऑर्डर, अ गार्निशी ऑर्डर इज एन ऑर्डर जिसमें प्रोहिबिटिंग द जजमेंट डेटर from making any payment to the judgment debtor or directing the decree holder to take payment from the judgment debtor's debt। मतलब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ये दोनों ही चीज़ें, गार्निशी ऑर्डर दोनों को ही प्रोहिबिट करता है और डिक्री होल्डर को डायरेक्ट करता है, ठीक है। 99 व्हाट शैल बी द स्टेटस ऑफ अ सूट ऑन पार्टीज डेथ, होगा यहाँ पे DAT लिखा है, ठीक है। पार्टीज की डेथ पे व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ द सूट, ठीक है। तो देख लेते हैं। द डिफेंडेंट ऑफ प्लेंटिफ, द डेथ ऑफ प्लेंटिफ विल अबेट द सूट, द डेथ ऑफ डिफेंडेंट विल अबेट द सूट, बोथ A and B। द डेथ ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट विल नॉट कॉज द सूट टू बी अबेटेड इफ राइट टू सू सर्वाइव्स। अगर राइट टू सू सर्वाइव करते हैं तो सूट अबेट, यानी वो खत्म हो जाएगा, सूट नहीं खत्म नहीं होगा। राइट टू सू नहीं है तब तो अबेट हो जाएगा, बट इफ़ दे आर सर्वाइविंग तो राइट टू सू अबेट नहीं होता है किसी का, ना प्लेंटिफ का ना डिफेंडेंट का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ CPC इज रिलेटेड टू इशू ऑफ कमीशंस? इशू ऑफ कमीशन से रिलेटेड कौन सा ऑर्डर है? सो इट इज़ ऑर्डर 26। ये तो हो गया आपके CPC के 100 क्वेश्चंस। ये वीडियो आई होप मतलब देख रही हूँ मैं कि 1 घंटे 1.5 घंटे तक का हुआ है। देखिए मैं स्टार्टिंग भी बोली थी, लास्ट में भी बोलती हूँ, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू यूज़ बोथ द लैंग्वेजेस, जहाँ पे भी मुझे हिंदी जितनी समझ में है मैंने बोला है। द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन, टेस्ट पेपर देना, ये पूरा चैनल का काम होता है, ठीक है। तो उन्होंने जैसे आपको अगर बायलिंगुअल में लिखा हुआ चाहिए तो दैट इज़ नॉट माई जॉब, वो पूरी एक टीम काम करती है, कोई कुछ करता है, काफ़ी बहुत सारे लोग इसमें मिलकर करते हैं, तभी हमारा चैनल इतने अच्छे से चल रहा है। तो आपने क्या करना है, जो भी इम्पोर्टेंट, अब CPC के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का मेरा पर्पज़ यही था, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर CPC टफ लगती है तो
टफ लगती है, टाइम कम है, तो करें क्या, तो कुछ ना करें, जो सेक्शंस है ना, सेक्शंस पढ़ जाइए पूरे। पहले तो आप यही कर लीजिए, 191 सेक्शंस पहले पढ़ो, तो आई मीन 158 सेक्शन, ओ सॉरी मैं स्टार्टिंग से 151 बोल रही थी, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस आर 158। तो पहले इसको आप पढ़ जाओ। ऑर्डर्स की जब बात आएगी तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अभी समझ में आ गए होंगे, जैसे ऑर्डर 26, ऑर्डर 20, ऑर्डर 35, इस तरह का है ना। तो बस आपको उनमें और अंदर तक पूरा डीप में अभी मत जाइए, क्योंकि आप सीपीसी को अभी डेप्थ में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका नुकसान ही है। और जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसी से आपको आइडिया लगेगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कोई क्वेश्चन ऐसा हो, एक भी क्वेश्चन अभी तक के सारे वीडियोज़ में और स्पेशली इस वीडियो में जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैम मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, इस पे क्वेश्चन था, व्हाट वाज द राइट आंसर और ऐसा क्यों है। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। और अगर किसी क्वेश्चन का आपने बताया हो कि इसका बी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, मैंने वो मेंशन नहीं किया है कमेंट में, तो उसका वही आंसर करेक्ट है जो वीडियो में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और पढ़िए, पेशेंस के साथ पढ़िए, बट कूल माइंड से पढ़िए, ठीक है ना। आप सबका हो जाएगा, आप जितना कूल माइंड से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, स्टडी वेल।